हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सेट एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड एक मॉडल पेपर देखेंगे। ठीक है, काफ़ी शानदार मॉडल पेपर है दोस्तों। सेट एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम राजस्थान जीके, इंडियन ज्योग्राफी, करंट के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ हम यहाँ पर हिंदी के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे और साइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी टाइप के सवाल हम देखने वाले हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, और यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, ताकि एक सवाल के साथ साथ आपके 2-3 सवाल कवर हो जाए। तो पहला सवाल देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना की सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? राजपूताना की सबसे शक्तिशाली छावनी नसीराबाद छावनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर विद्रोह किसने किया था दोस्तों? तो यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसने विद्रोह किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर किसकी हत्या की गई थी दोस्तों? यहाँ पर स्पॉटिसवुड दोस्तों, और उसके साथ साथ न्यूबरी जो था उसकी हत्या की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नसीराबाद में 1857 की क्रांति कब हुई थी, तो ये आपकी 28 मई 1857 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 28 मई 1857 को हुई थी। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों नीमच के अंदर 3 जून को क्रांति हुई, ये आपको ध्यान रखना है। 3 जून को नीमच के अंदर क्रांति हुई। और अगर फिर से आपसे पूछ लिया जाए एरिनपुरा में क्रांति कब हुई थी, तो एरिनपुरा में क्रांति दोस्तों आपकी 21 अगस्त 1857 को हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कोटा के अंदर विद्रोह कब हुआ था? तो कोटा के अंदर आपका विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तब कोटा का शासक कौन था दोस्तों? राम सिंह धीरते था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राम सिंह धीरते जो था वो आपका कोटा का शासक था। बूंदी का भी राम सिंह धीरते ही था दोस्तों, और दोस्तों जयपुर का जो था वो भी राम सिंह धीरते ही था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किस अंग्रेज अधिकारी ने कोटा के विद्रोह को दबा दिया था? तो कोटा के विद्रोह को किसने दबा दिया था दोस्तों? ये आपके H.G. रोपटस ने दबा दिया था। ठीक है, कब दबाया था? तो मार्च 1858 में दोस्तों, मार्च 1858 में H.G. रोपटस ने कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसको दबा दिया था। और यहाँ पर जयदयाल जो थे और मेहराब खां जो थे उनको दोस्तों 1860 में फांसी दे दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1860 में उनको फांसी दे दी गई थी और रोपटस के द्वारा कोटा में विद्रोह को मार्च 1858 में दबा दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए रोपटस की हेल्प किसने की थी, तो दोस्तों करौली के मदन पाल ने अंग्रेजों की हेल्प की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम व्यवस्था दोस्तों कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन आपका कब का है दोस्तों? तो ये आपका 1946 का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे साइमन कमीशन पूछा जाए तो ये कब का हो जाएगा दोस्तों? ये आपका है दोस्तों 3 फरवरी 1928 का। ठीक है, और अगर आपसे क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जाए तो ये कब का हो जाएगा दोस्तों? आपका ये आपका 1942 का हो जाएगा। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? ये आपका 1931 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो था 1946 का, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री आपके कौन हो जाएंगे? ये आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे दोस्तों ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भगत आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों भगत आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? भगत आंदोलन आपका गुरु गोविंद गिरी के द्वारा आरंभ किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोविंद गिरी का जन्म दोस्तों 1858 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बेड़सा नामक गाँव में हुआ था, डूंगरपुर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोविंद गिरी के द्वारा दोस्तों 1883 में संप सभा की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? संप सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1903 में हुआ था, और द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? 1913 में हुआ था। ठीक है, और 1913 में जब द्वितीय अधिवेशन हुआ था उसी टाइम पे दोस्तों मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, जोधपुर सेना के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति की घोषणा की? तो जोधपुर सेना के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति की घोषणा की थी दोस्तों? ये हो जाएगा आपका एरिनपुरा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जोधपुर लीजियम जो है दोस्तों, जोधपुर लीजियम इसकी स्थापना कब की गई? तो जोधपुर लीजियम की स्थापना 1935 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कोटा के अंदर क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये आपके जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोटा में जो क्रांति का दमन किया था वो किसने किया था? रॉबर्टस ने किया था। आगे देखिए, राजस्थान में लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण किन बर्तनों की संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण जो है ये आपका ब्लैक एंड रेड वेयर से प्राप्त हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रियासत ने सार हिंद नामक स्थान पर अंग्रेजों के साथ पहली संधि की थी? तो दोस्तों सार हिंद नामक स्थान पर अंग्रेजों के साथ पहली संधि जोधपुर के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों 1803 की बात की जा रही है। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो ये मानसिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? जोधपुर के मानसिंह के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, मानबाई जिनका विवाह मुगल बादशाह जहांगीर से हुआ था, निम्नलिखित में से किस कछवा शासक की पुत्री थी? तो दोस्तों मानबाई जो थी ये किस कछवा शासक की पुत्री थी? ये आपकी भगवान दास की पुत्री थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारमल की जो पुत्री थी दोस्तों उसका विवाह तो अकबर के साथ हुआ था सामर झील के किनारे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और मानबाई जो है इनका विवाह किसके साथ हुआ? जहांगीर के साथ हुआ। ठीक है, ये किसकी पुत्री थी? ये भगवान दास की पुत्री थी। अगर आपसे पूछा जाए अकबर की अधीनता सबसे पहले किसने स्वीकार करी थी? तो 1562 में भारमल के द्वारा ही स्वीकार की गई थी। ठीक है, अमीर उल उमरा की उपाधि जो है ये भी भारमल को ही दी जाती है। आगे देखिए, भाटियों का वंश निम्नलिखित में से किसका वंशज माना जाता है? तो भाटियों का वंश जो है ये किनका वंशज माना जाता है? भगवान कृष्ण का वंशज माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाडनी और अर्जुनलाल सेठी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कपूरचंद पाडनी और अर्जुनलाल सेठी के द्वारा की गई थी। और जयपुर प्रजामंडल का दोस्तों 1938 में जब दोबारा अधिवेशन हुआ था, तो 1938 में जब अधिवेशन हुआ था तो यहाँ पर अध्यक्षता किसने करी थी? तो जमनालाल बजाज ने करी थी। ये आपको ध्यान रखना है, किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। और दोस्तों 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें जयपुर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि यहाँ पर एक समझौता हुआ था जो कि अब पूछा जाता है एग्जाम में, जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था? वो 1942 में हुआ था। इसके तहत दोस्तों 1942 में जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसमें जयपुर ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है ये हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य हुआ था। मिर्ज़ा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और यहाँ पर ये आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था 1942 में। किसके द्वारा किया गया था आज़ाद मोर्चे का गठन दोस्तों? ये बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। और 1942 में जिस आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था दोस्तों उसको 1945 में जयपुर प्रजामंडल में मिला लिया गया था जवाहरलाल नेहरू की सहायता से। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 1942 में जिस आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था उसे जयपुर प्रजामंडल में मिला लिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए 1922 से अजमेर से कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया? तो दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? वर्धा में की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों जागरूकता फैलाने के लिए 1922 से अजमेर से कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया? तो अजमेर से दोस्तों 1922 में नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? नवीन राजस्थान। ठीक है, अगर आपसे राजस्थान केसरी के बारे में पूछा जाए दोस्तों तो ये आपका 1920 में प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? वर्धा से। ठीक है, अगर आपसे त्याग भूमि के बारे में पूछा जाए तो 1927 में त्याग भूमि नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था दोस्तों? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। हरिभाऊ उपाध्याय और श्यामानंद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कौन सी मिट्टी पोटास और चूना में अत्यधिक समृद्ध है? तो दोस्तों पोटास और चूना में अत्यधिक समृद्ध है। ये आपकी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी हो जाएगी दोस्तों? चावल और गेहूं हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चावल के प्रोडक्शन के मामले में दोस्तों भारत वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे देखिए, माउंट कोस्युस्की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है जो में स्थित है। तो दोस्तों ये न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माउंट कोस्युस्की जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये आपको ध्यान रखना है। पंपास घास का मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों पंपास घास का मैदान जो है ये आपका अर्जेंटीना में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, लोरेशिया और गोंडवाना भूमि को किसके द्वारा अलग किया गया था? तो दोस्तों लोरेशिया और गोंडवाना भूमि जो है इसको किसके द्वारा अलग किया गया था? तो इसको दोस्तों तैतीस सागर के द्वारा अलग किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जिले राजस्थान के
पश्चिमी रेतीले मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो पश्चिमी रेतीले मैदान के अंतर्गत आपके कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों? श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जयपुर नहीं आता है दोस्तों, कोटा नहीं आता है और यहाँ पर भी कोटा नहीं आता है। ठीक है, लूनी नदी का बेसिन राजस्थान के किस भाग में फैला हुआ है? लूनी नदी का बेसिन जो है दोस्तों ये आपका पश्चिमी रेतीले मैदान में फैला हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लूनी नदी का पानी जो है दोस्तों ये बालोतरा में आके खड़ा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली रेतीले शुष्क मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग इसी मैदान में निवास करता है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस क्षेत्र में न्यूनतम 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो दोस्तों न्यूनतम 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अधिकतम 25 सेंटीमीटर होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर कौन से कथन सत्य है? यह क्षेत्र केवल राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिले में फैला हुआ है। तो दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र जो है यह आपका बीकानेर, बाड़मेर, झुंझुनू के अलावा जैसलमेर में फैला हुआ है। ठीक है, गंगानगर में फैला हुआ है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 1,20,500 वर्ग किलोमीटर है। तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल जो है वो 1,20,500 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे देखिए, लूनी बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लूनी बेसिन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? लूनी बेसिन की सीमा केवल बाड़मेर और जालोर जिलों में है। तो ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। लूनी नदी सदाबहार नदी है, ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? नाग पहाड़ अजमेर से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नागौर उच्च भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 400 मीटर ऊपर है। तो दोस्तों ये कथन यहाँ पर सही है। क्यों सही है दोस्तों? क्योंकि नागौर उच्च भूमि की ऊंचाई जो है दोस्तों ये 300 से लेकर 500 मीटर तक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर औसत निकालेंगे तो 400 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक होती है, ये कथन भी यहाँ पर सही है दोस्तों। इस क्षेत्र में अनेक पहाड़ियाँ पाई जाती है, ये कथन भी सही है। नागौर और जैसलमेर जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों जैसलमेर जिला जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भारत के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भारत के गवर्नर आपके कौन हो जाएंगे? भारत के वित्त मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, किस बाजार में ऋण और शेयरों का कारोबार होता है और परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है? तो दोस्तों ये आपका कैपिटल बाजार होता है। ठीक है, तो पूंजी बाजार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऋण और शेयरों का कारोबार होता है और परिपक्वता अवधि जो होती है वो भी 1 वर्ष से अधिक होती है पूंजी बाजार में। आगे देखिए, आर्थिक विकास की विशेषता है। आर्थिक विकास की क्या विशेषता है दोस्तों? अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, बिल्कुल सही है दोस्तों। व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोनों कथन सही है दोस्तों। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन भी आर्थिक विकास में होगा और व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन भी आर्थिक विकास में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, गरीबी अंतराल क्या है? गरीबी अंतराल क्या है दोस्तों? गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों के वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, भारत में किस पंचवर्षीय योजना ने सांकेतिक योजना को अपनाया? तो दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना ने सांकेतिक योजना को अपनाया है? ये आपकी कौन सी हो जाएगी? ये आपकी दोस्तों चौथी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रेंट इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रेंट इंडेक्स जो है ये आपके कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ब्रेंट इंडेक्स किससे संबंधित है? कच्चे तेल की कीमतों से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 सही दिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ये भी सही दिया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1966 से 1971 दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों। ये आपकी 1969 से लेके 1974 तक हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि बीच में गैप लगा है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को बीच में बंद किया गया था। आगे देखिए, LIBOR शब्द का विस्तारित रूप है, तो इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष का पद किसके पास है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 2015 में की गई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? जो कि केवल राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जा सकता है। धन कर, आयकर, निगमित कर, मनोरंजन कर। तो दोस्तों मनोरंजन कर जो है ये आपका राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, HDI 3 आयामों में से
किस में प्रगति का एक समग्र उपाय है? तो दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ये आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और आय से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, HDI में दोस्तों यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 134 है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की रैंकिंग कितनी है दोस्तों? 134। ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे देखिए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो दोस्तों आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? यह आपकी छोटी आंत होती है। ठीक है, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पायरुवेट में ग्लूकोज कहाँ टूटता है? पायरुवेट में ग्लूकोज कहाँ पर टूटता है दोस्तों? तो ये साइटोप्लाज्म में टूटता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एल्कीन का सामान्य सूत्र आपका CnH2n हो जाएगा। ठीक है, CnH2n+2 जो कि यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका? एल्केन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे एल्काइन पूछा जाए तो ये आपका एल्काइन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? एल्काइन। ठीक है, यानी कि इसको कैसे याद रखोगे आप? एन, इन और आइन। कैसे याद रखोगे दोस्तों? एन हो जाएगा, फिर आपका इन हो जाएगा और एक आपका आइन हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? CnH2n+2। इसका क्या होगा? CnH2n, और इसका क्या हो जाएगा? CnH2n-2। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह डोबेराइनर त्रिक नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर समूह दिया गया है दोस्तों जो कि डोबेराइनर त्रिक नहीं है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है ये आपके डोबेराइनर त्रिक होते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन, फास्फोरस और गोल्ड जो होता है दोस्तों ये भी आपका डोबेराइनर त्रिक होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होता है ये भी आपका दोस्तों डोबेराइनर त्रिक होता है। ठीक है, ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? इनको दोस्तों केपलर का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केपलर का नियम। आगे देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है? जीव विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है? इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे साइटोलॉजी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। काफ़ी बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ यानी कि जो ब्लड को जमने नहीं देता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हेपरिन या हिपेरिन हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? हिपेरिन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तरल में रखा गया कोई भी वस्तु ऊर्ध्वमुखी बल का अनुभव करती है जिसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी तरल के अंदर किसी वस्तु को डाला जाता है तो वहाँ पर उत्प्लावन बल लगता है, यानी उत्तक्षेप हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक सीधी रेखा में एक वस्तु की एक समान गति के दौरान इसका समय के साथ स्थिर रहता है, तो क्या स्थिर रहेगा दोस्तों? वेग स्थिर हो जाएगा। ठीक है, एक सीधी रेखा में एक वस्तु की एक समान गति के दौरान इसका वेग समय के साथ स्थिर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, किस स्थान को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये अजमेर को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस जो है दोस्तों ये आपके उदयपुर को कहा जाता है। और पूर्व का पेरिस अगर आपसे पूछा जाए, पूर्व का पेरिस, तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों? ये आपके जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मुंडियारी ख्यात का मुख्य विषय क्या है? मुंडियारी ख्यात जो है दोस्तों इसका मुख्य विषय क्या हो जाएगा? मारवाड़ के राठौड़ हो जाएंगे। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उल्लेखनीय कृति मारवाड़ा प्रगनारी विगत के रचयिता कौन है? तो मारवाड़ा प्रगनारी विगत के रचयिता भी कौन हो जाएंगे? आपके मुनोद नैन से हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित का मिलाप कीजिए। यहाँ पर मिलाप करना है। एक तरफ आपकी साहित्यिक कृतियाँ दी गई है और एक तरफ लेखक दिए गए हैं। ठीक है, गजगुण रूपक जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपकी केशवदास के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिन्हाई रासो किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपकी महेश दास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और जीवदार्य रस किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके असिक के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। और राजप्रकाश किसके द्वारा हो जाएगी दोस्तों? किशन दास के द्वारा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका हो जाएगा 2413। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय पहनावा राजस्थानी महिलाओं से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा पहनावा है दोस्तों जो कि राजस्थानी महिलाओं से संबंधित नहीं है? कुर्ती, घाघरा, ओढ़नी, अंगरखी। तो दोस्तों ये अंगरखी हो जाएगा। ठीक है, अंगरखी दोस्तों ये पुरुषों का वस्त्र है जो कि कमर के ऊपर पहना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक होता है दोस्तों आपका ब्रिचेस। ब्रिचेस जो होता है ये आपका कमर के नीचे पहना जाता है। ठीक है, पुरुषों के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। अर्जुनलाल शेट्टी ने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में अर्जुनलाल शेट्टी ने की थी। यह कथन भी बिल्कुल सही है दोस्तों। वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1905 में की गई थी।
ठीक है, जयपुर में अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा। तो यहाँ पर आपके कथन 1 और कथन 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति जो है इसकी स्थापना भी आपकी अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कब की गई थी, ये आपकी 1907 में की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, अमर सागर निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य कृति है। अमर सागर किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो ये आपकी पंडित जीवाधर के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जा सकती है। ठीक है, सदाशिव भट्ट के द्वारा दोस्तों कौन सी लिखी गई है, राज विनोद लिखी गई है। ठीक है, राज विनोद लिखी गई है सदाशिव भट्ट के द्वारा। और अगर आपसे वीर विनोद पूछी जाए, वीर विनोद श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, श्यामल दास आपके सज्जन सिंह और शंभू सिंह दोनों के दरबार में था। ठीक है, रणछोड़ भट्ट के द्वारा क्या लिखा गया है दोस्तों, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, रणछोड़ भट्ट के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, पुंची आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी। पुंची आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी दोस्तों, पुंची आयोग की नियुक्ति आपकी 2007 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कब हुई थी, 2007 में हुई थी। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है, भारत के अंदर सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू हुआ, तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आपका 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन के प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं, तो दोस्तों राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों में आवंटन के प्रावधान जो है यह आपकी दोस्तों 4थी अनुसूची में दिए गए हैं, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यह आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है दोस्तों इसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 75 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में प्रदान किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि आपके कहाँ से लेके कहाँ तक हो जाएंगे दोस्तों, ये आपके 12 से लेके कहाँ तक हो जाएंगे दोस्तों, 35 तक हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग की शुरुआत में की जा सकती है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग की शुरुआत कहाँ से की जा सकती है दोस्तों, संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया का उल्लेख है ये किस में है, ये आपका अनुच्छेद 61 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपको महाभियोग चलाना है तो इसमें क्या प्रोसेस होता है दोस्तों, लगभग 1/4 जो है दोस्तों वो सहमति होना आवश्यक है। ठीक है, सदस्यों की 1/4 सहमति होना आवश्यक है, यानी 25% सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। ठीक है, और 14 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे देखिए, देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे देखिए, धन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक आपका केवल दोस्तों लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 110 में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, मई 2024 तक IPL के इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो दोस्तों दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज आपके कौन हो जाएंगे, ये आपके पीयूष चावला हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डेवन ब्रावो जो थे दोस्तों इन्होंने 183 विकेट लिए हैं, पीयूष चावला ने आपके 184 विकेट लिए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे, और सबसे ज़्यादा विकेट जो है दोस्तों युजवेंद्र चहल ने लिए हैं 200 विकेट। ठीक है, IPL के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। पहला पूछा जाए तो युजवेंद्र चहल हो जाएगा, दूसरा पूछा जाए तो पीयूष चावला हो जाएगा। ठीक है, और किसको प्रतिस्थापित किया इन्होंने, डेवन ब्रावो को। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अप्रैल 2024 में इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अप्रैल 2024 में इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट के रूप में गीता सबरवाल को नियुक्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको नियुक्त किया है दोस्तों, गीता सबरवाल को। ठीक है, आगे देखिए, अभिनेता विश्वेश्वर राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, मुख्य रूप से किस फिल्म उद्योग में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे, तो दोस्तों ये तमिल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विश्वेश्वर राव। आगे देखिए दोस्तों, सेना कमांडर सम्मेलन 2024 वास्तविक रूप से कहाँ आयोजित किया गया। सेना कमांडर 2024 दोस्तों आपका वास्तविक रूप में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में संसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में किया गया है, बिलासपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, गर्भिणी GA2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित करने के लिए किस संस्थान ने IIT मद्रास के साथ सहयोग किया, तो दोस्तों IIT मद्रास के साथ गंभीरी GA2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता
मॉडल विकसित किया है, तो इसके लिए किसके साथ सहयोग किया है दोस्तों? THSTI, ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, IIT मद्रास और THSTI के मध्य समझौता हुआ है दोस्तों। आगे देखिए, फरवरी 2024 में छठा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों छठा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो है ये आपका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? तो दोस्तों भारत के पहले, ये जो भी पहला होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, तो भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ पर रखी गई दोस्तों? तो ये डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है। ठीक है, आगे देखिए, किस कंपनी ने भारत में डेवलपर्स को नवीनतम AI प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में कुशल बनाने का लक्ष्य रखते हुए AI ओडिसी पहल शुरू की है? तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इसरो के PSLV-C58 एक्सपोसेट मिशन के दौरान माइक्रो सैटेलाइट उप प्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों PSLV-C58 एक्सपोसेट मिशन के दौरान माइक्रो सैटेलाइट उप प्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। यह आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ध्रुव स्पेस। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से हम हिंदी के सवाल डिस्कस करेंगे। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, तो दोस्तों उज्ज्वल में आपकी प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में आपका कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो पानी बरस रहा है दोस्तों, ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी इसमें। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कायदा का अनेकार्थी है, तो कायदे का अनेकार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा रिवाज। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, नगोड़ा का संधि विच्छेद है, तो नगोड़ा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 9 + उड़ा, तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परिकर का अनेकार्थी नहीं है, तो परिकर का अनेकार्थी यहाँ पर कौन सा नहीं है? कमरबंद, परिवार, समूह, क्षत्रिय। तो यहाँ पर क्षत्रिय नहीं है दोस्तों, परिकर का पर्यायवाची। ठीक है, परिवार, समूह और कमरबंद जो है ये परिकर के पर्यायवाची है। गमन का विलोम शब्द है, गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? आगमन हो जाएगा। ठीक है, अपार का पर्यायवाची शब्द है, अपार का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? असीम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। खिचड़ी पकाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देवर का तत्सम शब्द है, देवर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका दिवर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ से हम कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था? तो ग्राफिकल वेब ब्राउजर जो कि पहला था, ये कौन सा था आपका दोस्तों? ये आपका मोजेक था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? मोजेक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला था इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को बनाने, एडिटिंग करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीविंग करने और प्रिंट करने के लिए समग्र शब्द क्या है? तो इसके लिए दोस्तों आपका समग्र शब्द क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, इंटरनेट पर वस्तुओं की ट्रेडिंग की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो इंटरनेट पर वस्तुओं की जो ट्रेडिंग की जाती है दोस्तों, उसे ई-कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वस्तुओं की ट्रेडिंग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा ट्रांसफ़र का सबसे तेज माध्यम है? तो सबसे तेज माध्यम डेटा ट्रांसफ़र का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा हो जाएगा? फाइबर ऑप्टिक। आगे देखिए दोस्तों, लेन को निम्न में से किस डिवाइस से जोड़ा जा सकता है जो डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसे ब्रिज से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, प्रोग्राम का एक समूह है जो स्टार्टअप पर रोम में लोड करने के लिए एक चिप पर हार्ड कोडेड होता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम का एक समूह होता है जो स्टार्टअप पर रोम में लोड करने के लिए एक चिप पर हार्ड कोडेड होता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो एक बार आपके कंप्यूटर पर स्थापित हो जाने पर आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग की आदतों को ट्रैक करता है और आपको उन साइटों और विषयों से संबंधित पॉपअप भेजता है जिन पर आप गए हैं? ठीक है, बार बार वैसी चीज़ें आने लग जाती है जैसे हम देख रहे हैं। तो ये किस लिए होता है? ये एडवेयर की वजह से होता है दोस्तों। ठीक है, किसकी वजह से होता है? एडवेयर की वजह से। डॉक्यूमेंट के एक भाग से दूसरे भाग में डेटा ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट के अंतर्गत एक भाग से दूसरे भाग में डेटा ले जा रहे हैं आप, तो यहाँ पर कट और पेस्ट का यूज़ किया जाता है दोस्तों।
ठीक है। संचार का कौन सा तरीका एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा ट्रांसफ़र का उपयोग करता है? ऐसा कौन सा तरीका है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों फुल डिप्लेक्स। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से क्या क्लाइंट साइड पर ईमेल का ख्याल रखता है? पीओपी, मैप, आईएमएपी। तो दोस्तों यहाँ पर पोप और आईएमएपी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पॉम टॉप कंप्यूटर को किसके रूप में भी जाना जाता है? पॉम टॉप कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे आपके हैंडल्ड कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, पॉम टॉप कंप्यूटर को हैंडल्ड कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, ब्लूटूथ किसका एक उदाहरण है? ब्लूटूथ किसका उदाहरण है दोस्तों? ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, पेन का उदाहरण है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए किस पर क्लिक करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर सीट टैब पर क्लिक किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लुकअप फंक्शन क्या करता है? तो लुकअप फंक्शन क्या करता है दोस्तों? ये आपका एक पंक्ति या कॉलम में देखने के लिए और दूसरी पंक्ति या कॉलम में उसी स्थिति से मान ढूंढने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करके संसाधित करता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है दोस्तों जो कि डेटा को सूचना में परिवर्तित करके संसाधित करता है? ये आपका कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।